कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के एक छोटे से शहर पीको मंडो में, जहां ऑड थॉमस नाम का एक जवान लड़का रहता था। जब वो छोटा था तब उसकी माँ ने अपने पति पर चाकू से हमला कर दिया था और ये दावा किया कि उसके पास अजीबोगरीब शक्तियां हैं। इसके बाद उसकी माँ को एक मेंटल हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन जब थॉमस बड़ा हुआ तो उसे पता चला कि वो भी बिल्कुल वैसी ही शक्तियां विरासत में लेकर पैदा हुआ है, क्योंकि वो मुर्दों की आत्माओं को देख सकता है। एक सुबह जब थॉमस अपने घर से निकल रहा था तब उसकी मुलाकात पेनी नाम की एक लड़की से हुई, जो उसे किसी से मिलवाने ले जा रही थी। पेनी बिल्कुल खामोश थी, फिर भी थॉमस उसका पीछा करता रहा और उसे हार्लो एंडरसन नाम का अपना एक पड़ोसी मिला, जो अपनी नई गाड़ी दिखाकर शो ऑफ कर रहा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि वो आदमी उस लड़की को देख ही नहीं पा रहा था। फिर जैसे ही थॉमस ने पेनी का हाथ पकड़ा, पूरी सच्चाई सामने आ गई। उसे वो लड़की एक घायल शरीर के साथ एक तड़पती हुई आत्मा बनकर नजर आई। उसे तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक उसकी मौत के जिम्मेदार को सजा नहीं मिल जाती। तब थॉमस ने हार्लो को सबक सिखाने का फैसला किया और पकड़े जाने पर वो कार से कूदकर भागने लगा। लेकिन थॉमस उसे हरगिज जाने देने वाला नहीं था। पर जल्द ही हार्लो एक घर में घुस गया जहाँ पर पार्टी चल रही थी, लेकिन थॉमस ने उसे पकड़कर सीधा स्विमिंग पूल में धकेल दिया। पानी से बाहर आते ही दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई, लेकिन थॉमस अपनी जबरदस्त फाइटिंग स्किल्स से धीरे धीरे हार्लो पर भारी पड़ने लगा। इसी बीच घर की मालकिन उन्हें निकालने आई और उसका बेटा भी देखने आ गया कि क्या चल रहा है। लड़के को देखते ही हार्लो ने उसे बंदी बनाकर भागने का प्लान बनाया और सीधा लड़के के कमरे की तरफ दौड़ा। लेकिन जैसे ही वो लड़के को पकड़ने वाला था, थॉमस ने उसे पीछे से पकड़ लिया और फिर फूलों के वास से हमला किया। अब दोनों दोबारा एक दूसरे को घूंसे मारने लगे, लेकिन थॉमस ने उसे जमीन पर गिरा दिया और तभी पुलिस भी वहां पहुंच गई। आखिरकार हार्लो को गिरफ्तार कर लिया गया और इतनी तोड़फोड़ के बावजूद भी पुलिस चीफ व्याट ने थॉमस को छोड़ दिया, क्योंकि वो उन गिने चुने लोगों में से था जो थॉमस की शक्तियों के बारे में जानते थे। व्याट ने जाते वक्त थॉमस से कहा कि मैं ज्यादा समय तक सच को छुपा नहीं पाऊंगा। आखिरकार काम खत्म होने के बाद पेनी की आत्मा फिर से थॉमस के पास आई और इस बार उसे शांति मिल चुकी थी। भले ही वो बोल नहीं सकती, लेकिन उसने इशारा करके थॉमस का शुक्रिया अदा किया और फिर स्वर्ग की तरफ चली गई। कुछ घंटों बाद थॉमस घर लौट रहा था जब उसका सामना कुछ लोगों से हुआ। उन्होंने लाल यूनिफॉर्म पहने हुए थे जिन पर बोलिंग बॉल का डिजाइन बना था। थॉमस उनके चेहरे नहीं देख पा रहा था और वो सब उसे उठाकर मदद मांगने लगे। लेकिन तभी अचानक एक रहस्यमयी आदमी ने बंदूक निकाली और सब पर गोली चला दी, जिसमें सिर्फ एक जिंदा बचा, जो थॉमस को उसके कमरे तक ले गया। इसी दौरान थॉमस के दिल पर भी गोली लगती दिखी, मगर असल में ये सब कुछ सिर्फ एक भविष्यवाणी थी। असल में थॉमस को इस तरह के विजन्स की आदत हो चुकी थी, इसीलिए उसने इसे नजरअंदाज किया और अगली सुबह एक रेस्टोरेंट में काम पर चला गया। वहाँ उसकी मुलाकात अपनी कलीग वेट्रेस वायोला से हुई और थोड़ी देर बाद उसकी गर्लफ्रेंड स्टॉर्मी भी वहाँ आ गई, जो ऑफिसर व्याट की तरह ही थॉमस की शक्तियों के बारे में जानती थी। बचपन से ही दोनों ने हमेशा साथ रहने की कसम खाई हुई थी। उसका दिन एकदम नॉर्मल चल रहा था कि तभी थॉमस ने देखा कि कुछ अजीब से क्रीचर्स अचानक से रेस्टोरेंट में घुस आए। इनका नाम बोडेक्स है और ये आम लोगों को दिखाई नहीं देते, लेकिन ये इंसानों को अपने कब्जे में लेकर डरावने तरीके से मार सकते हैं। इस बार उनका निशाना एक सूट पहना हुआ अजीब सा आदमी था, जिसका नाम है फंगस बॉब। जैसे ही वो रेस्टोरेंट से निकला, वो क्रीचर्स उसका पीछा करने लगे और थॉमस ने फैसला किया कि वो पता लगाएगा बोडेक्स क्या प्लान कर रहे हैं। फिर काम के बाद थॉमस उनके पीछे निकला, लेकिन तभी वायोला ने उसे बुलाया। वो कहने लगी कि मैंने रात को एक बहुत भयानक सपना देखा था, जो बिल्कुल असली लग रहा था। उसने बताया कि मैंने सपने में खुद को और कई सारे लोगों को एक स्नाइपर के हाथों मरते हुए देखा और उन सब ने लाल कलर की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, जिन पर बोलिंग बॉल का डिजाइन था। ये सुनते ही थॉमस को अपना रात वाला विजन याद आया, लेकिन उसने वायोला से कहा कि तुम इस पर ज्यादा ध्यान मत दो। इसके बाद थॉमस ने उस सूट पहने आदमी का पीछा करना जारी रखा। असल में वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके सुपरनैचुरल एनर्जी वाले लोगों को आसानी से ढूंढ सकता है। कुछ ही मिनटों में उसे फंगस बॉब शहर के बाहर एक सुनसान जगह पर अपने घर लौटता हुआ मिल गया और कुछ देर बाद जब वो घर से बाहर निकला तो थॉमस चुपके से उसके घर में घुस गया और उस जगह की अच्छे से जांच शुरू कर दी। अंदर उसे एक कमरे से बहुत ठंडी एनर्जी महसूस हुई और दरवाजे को पार करते ही उसे दीवार पर चमकती हुई एक रोशनी
दिखी, जैसे कोई पोर्टल हो। बिना सोचे थॉमस ने अपना हाथ उसमें डाला, जिससे पोर्टल खुल गया और वो तुरंत छुपने की जगह ढूंढने लगा। मगर कुछ ही सेकंडों बाद कई बोडैक्स उस पोर्टल से निकल आए, जिससे साफ हो गया कि ये घर सिर्फ एक दिखावा है जहाँ से ये क्रीचर आते जाते रहते हैं। उनके जाने के बाद थॉमस ने अपनी तलाश जारी रखी और उसे एक कमरा मिला जिसमें शहर के सबसे खतरनाक अपराधियों की फाइल्स रखी हुई थी। वहीं उसने बॉब के नाम की भी एक फाइल देखी, जिसमें सिर्फ अगले दिन की तारीख वाला एक कैलेंडर पेज था, जिससे थॉमस को शक हो गया कि बॉब किसी बड़े कांड की प्लानिंग कर रहा है और इसी वजह से बोडैक्स उसमें इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं। अब थॉमस फाइल्स को एनालाइज कर ही रहा था कि अचानक एक आदमी हथियार लेकर दरवाजे पर नॉक करता हुआ बॉब को बुलाने लगा। तब थॉमस खिड़की से भाग निकला, लेकिन फेंस की दूसरी तरफ दो कुत्तों को भौंकता देख वो चौंक गया। वो तुरंत छत पर चढ़ गया ताकि कोई उसे देख न ले। इधर वो रहस्यमय आदमी कुत्तों पर बंदूक तान कर उन्हें चुप रहने का हुक्म देने लगा। जैसे ही रास्ता साफ हुआ, थॉमस वहां से निकलकर सीधा चीफ व्याट के घर पहुंचा और जो कुछ भी उसने पता किया था सब कुछ चीफ को बता दिया। वहां उसने चीफ से कहा कि बॉब की इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि वो पीको मुंडो के खिलाफ किसी बड़ी और बुरी साजिश में शामिल है। भले ही उसे पूरी बात पता नहीं थी, लेकिन सभी साइंस यही बता रहे थे कि वो अपने प्लान को 24 घंटे के अंदर अंजाम देने वाला है। क्योंकि थॉमस अपनी भविष्यवाणी में हमेशा सही रहा था, इसलिए वॉट ने उसकी बात मान ली और अपने एक ऑफिसर एजेंट एकल्स को बॉब की जांच के लिए भेजा। थॉमस ने उसका शुक्रिया अदा किया और फिर चर्च की छत पर स्टॉर्मी से मिलने चला गया। जगह खाली होने पर दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे, लेकिन तभी बॉब गुस्से में वहां आ गया और थॉमस की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। स्टॉर्मी ने पूछा कि क्या हो रहा है ये सब, लेकिन थॉमस ने उसे भागने को कहा, क्योंकि बॉब के ऊपर बोडैक्स ने कब्जा कर लिया था। किस्मत से दोनों पीछे के दरवाजे से भाग निकले, जबकि बॉब सब कुछ तोड़ता हुआ बाहर निकलने की कोशिश करता रहा। वो दोनों एक स्कूटर पर भाग निकले और रास्ते में थॉमस ने चीफ व्याट को सब कुछ बता दिया। हालांकि व्याट इस वक्त अपनी बीवी के साथ बिजी था, लेकिन फिर भी उसने अपनी टीम को तुरंत भेज दिया। लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें सिर्फ एक तबाह हो चुका चर्च मिला। वहां बॉब का कोई नामो निशान या फिंगरप्रिंट नहीं था। खैर, चीफ ने इन्वेस्टिगेशन जारी रखने का वादा किया और शाम खराब ना हो इसलिए थॉमस और स्टॉर्मी एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए चले गए। उनकी डेट अच्छी चल रही थी कि तभी थॉमस का एक दोस्त एजी वहां पर आया और बोला कि वो उसका ऑर्डर किया हुआ पैकेज लेकर आया है। पैकेज खोलने पर थॉमस ने एक नेकलेस देखा जिसमें आयरन प्लेट लगी हुई थी। ये उसने अपनी सुरक्षा के लिए बनवाया था, क्योंकि अपने ही सपने में उसने खुद को छाती पर गोली लगते हुए देखा था। पैकेज लेने के बाद वो दोनों घर लौटने लगे, पर तभी थॉमस को फिर से अजीब सा महसूस हुआ और वो एक बोलिंग एली की तरफ खींचा चला गया। इससे स्टॉर्मी घबरा गई, क्योंकि ये तो एक साइन था कि थॉमस की विजन सच होने वाली है। इस पर थॉमस ने कहा कि यहाँ के एम्प्लॉय ग्रीन यूनिफॉर्म पहनते हैं, रेड नहीं, इसलिए कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। लेकिन जब दोनों अंदर गए तो यूनिफॉर्म लाल निकले। इस बात से घबराकर थॉमस ने तुरंत व्याट को फोन किया, जिसने अपने एजेंट वार्नर को वहां भेज दिया। कुछ ही देर में वार्नर वहां आ गया, लेकिन उसे ना तो थॉमस पसंद था और ना ही उसे इस बात पर यकीन था कि इसके अंदर किसी तरह की ताकत है। वो थॉमस से सवाल करने लगा तो स्टॉर्मी ने अपनी खूबसूरती का जाल बिखेरते हुए उसके टैटूज की तारीफ कर दी। अब वार्नर ने बहुत खुश होकर अपने टैटूज दिखाने शुरू कर दिए, लेकिन फिर उसकी बात को बीच में काटते हुए स्टॉर्मी जल्दी से बहाना बनाकर थॉमस को अपने साथ ले गई और दोनों घर चले गए। लेकिन थॉमस अभी भी बॉब के असली प्लान के बारे में कोई ठोस सबूत नहीं ढूंढ पाया था। फिर थॉमस को वायोला का बोलिंग एली वाला सपना याद आया और उसने और ज्यादा जानकारी के लिए उसके घर जाने का फैसला किया। वहां पहुंचकर उसने वायोला से उसके सपने के बारे में पूछा। वायोला बताने लगी कि मैंने तो बोलिंग एली के चारों तरफ लाशें देखी थी, जहां पूरा फर्श खून से भरा हुआ था। इस विजन को दोबारा याद करके भी वायोला डर गई और अब तो उसे लग रहा था कि शायद वो भी उन्हीं लाशों में से एक होगी। अपनी और अपनी बेटियों की जान को खतरे में देखकर उसकी सांसें फूलने लगी। तब थॉमस ने उसे सलाह दी कि बिना किसी को भी बताए अपनी बेटियों को लेकर कहीं और चली जाओ। वायोला मान गई और लड़कियों को तैयार करने चली गई। लेकिन तभी थॉमस ने देखा कि और भी बोडैक्स घर में घुस रहे थे और वायोला के बच्चों की हिफाजत के लिए थॉमस ने उन क्रीचर्स को ना
देखने का नाटक किया जब तक वायोला अपनी बेटियों के साथ सुरक्षित घर से निकल नहीं गई। इसके बाद थॉमस और स्टॉर्मी वापस घर की तरफ बढ़ने लगे। तभी अचानक सड़क के पास किसी की चीखने की आवाज आई। थॉमस तुरंत देखने गया कि क्या हुआ। उसने वहाँ लिसेट नाम की एक लड़की को देखा जिसके पीछे 2 कुत्ते पड़े हुए थे। वो लड़की पूरी ताकत से भाग रही थी लेकिन कुत्तों ने उसे पकड़कर बुरी तरह से हमला कर दिया। थॉमस थोड़ा लेट पहुंचा और तभी केविन नाम का एक आदमी बंदूक लेकर वहां आया और उन कुत्तों को गोली मार दी। उन्हें ध्यान से देखकर थॉमस समझ गया कि ये वही कुत्ते हैं जो बॉब के घर पर थे और उसने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस के आते ही व्याट ने अपनी टीम को बॉब को ढूंढने का ऑर्डर दिया और केविन को पूछताछ के लिए ले जाने को कहा। फिर उसने थॉमस और स्टॉर्मी को घर जाने को बोल दिया, लेकिन जाने से पहले थॉमस ने अपना आयरन टैग वाला नेकलेस व्याट को दे दिया, ये सोचकर कि पुलिस ऑफिसर को इसकी ज्यादा जरूरत है। फिर कुछ देर बाद थॉमस ने स्टॉर्मी को घर छोड़ दिया और अपने अपार्टमेंट लौट आया, जहां उसने जमीन पर एक बंदूक पड़ी देखी। वो समझ गया कि कोई तो उसके घर में घुसा है, लेकिन तभी उसने अपने बाथटब में बॉब की लाश देखी। वो कई घंटों से मरा पड़ा था। ऐसा लग रहा था मानो उसे जानबूझकर यहाँ तक लाया गया हो। तब जाकर थॉमस को समझ आया कि चर्च पर हमला करते वक्त बॉब की आत्मा उसका पीछा कर रही थी, इसीलिए वहाँ पर कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिले और जिसने भी बॉब को मारा था वो अब थॉमस को फंसाने की कोशिश कर रहा था। इस हालत में थॉमस को पता था कि अगर उसने पुलिस को भी फोन किया तो उसे ही गुनहगार मानकर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसीलिए उसने लाश को कपड़े से ढककर शहर की एक पुरानी सुनसान फैक्ट्री में ले जाने का फैसला किया। इसी बीच व्याट अपनी पत्नी के साथ शाम बिता रहा था जब दरवाजे पर दस्तक हुई। उसे लगा कि ये थॉमस है तो वो दरवाजा खोलने गया, पर तभी एक अनजान आदमी ने उसके सीने में कई गोलियां मार दी और उसे जमीन पर गिरा दिया। फिर शूटर भाग गया और व्याट की बीवी ने तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया। उस वक्त थॉमस ने फैक्ट्री में बॉब की लाश को छुपा दिया था। जब उसे व्याट पर हुए हमले के बारे में पता चला तो वो उसे देखने के लिए हॉस्पिटल भागा। वहाँ पहुंचकर व्याट की बीवी ने उसे गले लगाकर कहा कि आज तुम्हारी वजह से मेरे पति की जान बची है। इसके बाद व्याट की बीवी ने थॉमस को आयरन प्लेट वाला नेकलेस दिखाते हुए बताया कि 2 गोलियां तो इसमें ही रह गई, लेकिन एक उस नेकलेस को चीर कर निकल गई और अब डॉक्टर्स व्याट को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तब थॉमस को एहसास हुआ कि लोग एक एक करके मारे जा रहे हैं और अब तो उसके दोस्त भी खतरे में हैं, तो उसे जल्द से जल्द पता लगाना होगा कि इस सब के बीच में क्या कनेक्शन है, क्योंकि बॉब की फाइल में जो तारीख लिखी थी वो कल का ही दिन है, तो जो भी होने वाला है वो कल होगा। अब व्याट की मदद के बिना थॉमस ने खुद ही एक्शन लेने का फैसला किया और बॉब के घर में उस पोर्टल को देखने वापस चला गया। वहाँ कंप्यूटर को चेक करते ही उसे वहशी क्रीचर्स और काले जादू के बारे में कई पेजेस मिले, जिससे पता चला कि बॉब काला जादू करना सीख रहा था और शायद इसी वजह से बोडैक्स ने उसे ढूंढ निकाला। अभी तक वो उसे किसी और भी बड़े प्लान के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अब जब बॉब मर चुका था तो थॉमस को समझ नहीं आ रहा कि क्रीचर्स का अगला मूव क्या होगा। इसीलिए वो घर की और बेहतर तरीके से जांच करने लगा। फ्रिज को खोलते ही थॉमस बेहद डर गया जब उसे अंदर इंसानी उंगलियां और सर दिखाई दिए, और जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया तो बॉब का भूत बिल्कुल उसके पास आकर खड़ा हो गया। उसके सीने में गोली का जख्म था और अब वो थॉमस पर हमला करने लगा, लेकिन उसकी आत्मा थॉमस को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। फिर भी वो आत्मा अपनी ताकत से घर का सारा फर्नीचर थॉमस के ऊपर फेंकने लगी। बड़ी मुश्किल से थॉमस इस सब से बचता हुआ खिड़की से बाहर कूदा और तभी बॉब ने स्टोव से गैस लीक कर दी, जिसके बाद पूरा घर ब्लास्ट हो गया। खैर थॉमस ने इस सब में एक बड़ी अजीब बात महसूस की कि बॉब को भी बिल्कुल उसी जगह पर गोली मारी गई थी जहां पर व्याट को लगी है। इससे उसे यकीन हो गया कि दोनों पर एक ही आदमी ने हमला किया था। इसीलिए वो बॉब की लाश को दोबारा चेक करने के लिए पुरानी फैक्ट्री में लौट आया, जहां गंदी बदबू के बीच उसे बॉब की स्किन के ऊपर POD नाम से टैटू मिला। ये देखकर थॉमस को वर्नर के उसी टैटू की याद आई। उसे याद आया कि POD यानी कि प्रिंस ऑफ डार्कनेस, ये कुछ ऐसे लोगों का गुट था जो शैतान को पूजते थे। अब जब एक और सुराग मिल चुका था तो थॉमस वार्नर को ढूंढने निकल पड़ा, पर तभी उसकी शक्तियां उसे सीधा मॉल की तरफ खींच कर ले गई, जहां स्टॉर्मी आइसक्रीम शॉप में काम करती थी। अपनी गर्लफ्रेंड के लिए खतरा महसूस होने पर थॉमस तुरंत मॉल के अंदर घुसा
और रास्ते में एक बेसबॉल बैट उठाते हुए सिक्योरिटी रूम की तरफ बढ़ा। कंट्रोल रूम पहुंचते ही एक नकाबपोश आदमी बंदूक के साथ भागने लगा, लेकिन थॉमस ने उसके सर पर जोरदार हमला करके उसे गिरा दिया और मास्क हटाते ही पता चला कि वो व्याट का एजेंट एकल्स था, जो इस पूरे प्लान में शायद उनके दुश्मनों से मिला हुआ था। जैसे ही थॉमस ने उसकी बंदूक को छुआ तो उसे बीते हुए कल के नजारे दिखे। अब उसे साफ साफ पता चल गया कि पुलिस चीफ को गोली मारने वाला वही था और उसने वर्नर और बॉब के साथ मिलकर ये सब कुछ प्लान किया था। तब ये भी खुलासा हुआ कि ये तीनों शैतान को खुश करने के लिए इस छोटे से टाउन पर बहुत बड़ा हमला करने वाले थे। उन्हें पता भी नहीं था कि ये तीनों असल में बोडैक्स की मर्जी से चल रहे थे, जिनका सिर्फ एक मकसद है इंसानी दुनिया में इकट्ठा होकर जितने हो सके उतने लोगों को मारना। लेकिन जब थॉमस ने बॉब का पीछा करना शुरू किया तो इसी पुलिस वाले ने बॉब को खत्म कर दिया ताकि वो उनके प्लान के और राज न खोल सके। लिसेट की जान इसलिए गई क्योंकि वो एकल्स की गर्लफ्रेंड थी और उसने उस हमले से जुड़े हुए फोटोज देख लिए थे। इसी वजह से पुलिस वाले ने उसे जोर से मारकर बेहोश कर दिया और फिर वर्नर ने बॉब के कुत्तों को उसे खत्म करने के लिए भेज दिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि यह हमला कहाँ होने वाला है और इसे कैसे रोका जाए। इसीलिए थॉमस वर्नर को ढूंढने निकल पड़ा, लेकिन उससे पहले उसने सोचा कि मैं स्टॉर्मी को सावधान कर देता हूँ। और तभी उसने देखा कि बोलिंग एली के कुछ एम्प्लॉयज मॉल में लंच करने आ रहे थे और तभी वायोला भी अपनी बेटियों के साथ वहाँ पहुँच गई। उसने थॉमस को बताया कि मैं वापस आ गई, क्योंकि उसके बाद कुछ भी अजीब नहीं हुआ। इन सब चीजों को जोड़कर थॉमस एक भयानक सच को समझ गया कि अब हमला मॉल के अंदर ही होने वाला है। बिना एक भी सेकंड गवाए उसने वायोला और उसकी बेटियों को वहां से निकलने को कहा और खुद वर्नर को ढूंढने निकल पड़ा। तभी अचानक छत में एक बड़ा सा पोर्टल खुल गया, जिसमें से दर्जनों बोडैक्स निकलकर पूरे मॉल में फैल गए ताकि होने वाले हमले को देख सके। कुछ पल बाद थॉमस को एक औरत की चीख सुनाई दी जो कह रही थी कि एक हथियारबंद आदमी सब पर हमला कर रहा है। लोग घबराकर एग्जिट की तरफ भागने लगे, लेकिन तभी सिक्योरिटी रूम का एक मैकेनिज्म एक्टिवेट हो गया और सारे दरवाजे लॉक हो गए। फिर एक दूसरे नकाबपोश आदमी ने बंदूक निकालकर हर तरफ फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें स्टॉर्मी की आइसक्रीम शॉप भी शामिल थी। उसे वर्नर समझकर थॉमस ने एकल्स की बंदूक उठा ली और उस शूटर की तरफ भागा। उस बंदूक में सिर्फ 4 गोलियां थी। उसके पहले 2 निशाने तो नहीं लगे, लेकिन तीसरी गोली शूटर के कंधे में जा लगी। इसी बीच बोडैक्स थॉमस को रोकने के लिए उसके चारों तरफ इकट्ठा होने लगे, लेकिन फिर भी वो रुका नहीं। जैसे ही वो शूटर के बिल्कुल सामने पहुंचा तो थॉमस ने उस पर सीधा निशाना लगाकर उसे खत्म कर दिया। इसके बाद वो स्टॉर्मी के बारे में सोचते हुए आइसक्रीम शॉप की तरफ दौड़ा। तभी उसने स्टॉर्मी को देखा जो बिल्कुल ठीक थी। उसे सही सलामत देखकर थॉमस को बहुत सुकून मिला, लेकिन तभी उसके सामने लिसेट की आत्मा आ गई और पेनी की तरह वो भी बोल नहीं सकती थी। पर थॉमस समझ गया कि ये सब अभी खत्म नहीं हुआ। उसने जाकर देखा कि वो नकाबपोश शूटर कौन था और वर्नर की जगह उसे केविन मिला। ये वही आदमी था जिसने कुत्तों को मारा था और वो कुछ दिन पहले बॉब के घर में घुसा था। फिर थॉमस ने लिसेट की आत्मा का पीछा किया जो उसे पार्किंग लॉट तक ले गई, जहां एक ट्रक खड़ा था जिसका कार्गो डोर लॉक्ड था। इसलिए थॉमस ने मॉल के एक एम्प्लॉय से मदद मांगी। दोनों ने मिलकर आरी से ताला काटकर ट्रक का दरवाजा खोला, जहां उन्हें कई सारे फ्यूल बैरल और उनके बीच में एक टाइम बॉम्ब मिला। फिर एम्प्लॉय जल्दी से सबको वहां से निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी वर्नर सामने आ गया और अपनी पिस्टल से उस आदमी पर गोली चला दी। उसी पल थॉमस तुरंत दरवाजा बंद करने के लिए दौड़ा और ट्रक के कैबिन की तरफ भागा, लेकिन वर्नर लगातार फायरिंग करता रहा और एक गोली उसे छू कर निकल गई। खैर, जख्मी होने के बावजूद थॉमस गाड़ी के अंदर घुस गया और मॉल से दूर तेज रफ्तार में निकल पड़ा, लेकिन वर्नर ने हार नहीं मानी और विंडशील्ड पर गोली चला दी जो थॉमस के कंधे पर जा लगी। अब थॉमस का खून तेजी से बहने लगा, लेकिन वक्त बर्बाद करने का मौका नहीं था, इसीलिए वो गाड़ी को शहर से दूर और तेज भगाने लगा। इसी दौरान वर्नर एक बोडैक्स के कंट्रोल में दरवाजे से लटक कर खिड़की पर आ गया और थॉमस पर अपनी बंदूक तान दी, मगर थॉमस बाल बाल बच निकला। फिर वर्नर ने दरवाजा खोलकर अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन तब थॉमस चलते हुए ट्रक से कूदकर सड़क पर आ गया। वर्नर ने ट्रक को रोकने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी एक पुल तोड़कर नीचे आ गिरी
जिससे बम फट गया और वर्नर और उसके साथ ही वहीं खत्म हो गए। अब थॉमस वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। आखिरकार उसने आम लोगों को मरने से बचा लिया था। फिर कुछ घंटों बाद वो हॉस्पिटल के बेड पर होश में आया, जहां स्टॉर्मी उसे सही सलामत देखकर बहुत खुश थी। थोड़ी देर बाद व्याट की बीवी वहां पर आई और नर्स को उसके जख्मों का इलाज करने को कहा। फिर धीरे धीरे थॉमस की हालत संभली और अब वो इस पूरे इलाके में हीरो बन गया। हॉस्पिटल के बाहर भीड़ जमा हो गई और इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद वर्नर, एकेल्स और बॉब को लिसेट की मौत और मॉल के अंदर हमला करने की कोशिश में जिम्मेदार ठहराया गया। अगले दिन थॉमस हॉस्पिटल से स्टॉर्मी के घर लौट आया। अब थॉमस ने किसी चीज पर ध्यान न देते हुए स्टॉर्मी के साथ बस कुछ सुकून भरे पल बिताने चाहे। फिर कुछ दिन बाद चीफ व्याट अपनी बीवी और वायोला के साथ उससे मिलने आया और उसे कहा कि अब तुम स्टॉर्मी के घर बहुत दिन रह लिए, अब अपने घर चले जाओ। लेकिन थॉमस ने कहा प्रॉब्लम क्या है? तब जाकर व्याट ने एक दर्दनाक सच बताया। इतने वक्त से थॉमस इस घर में अकेला ही था। असल में स्टॉर्मी तो मॉल के हमलों में मारी गई। अब जिसे वो देख रहा था वो सिर्फ एक आत्मा थी जो थॉमस से जुड़ी होने की वजह से अब दूसरी दुनिया में नहीं जा पा रही। थॉमस ने बताया कि मुझे यह सच उसी पल पता चल गया था जब मैंने उसे काउंटर से उठते हुए देखा, लेकिन वो अपने जिंदगी के प्यार को खोने की बात मानने को तैयार ही नहीं था। लेकिन फिर भी व्याट ने उसे समझाया कि तुम्हें स्टॉर्मी को जाने देना होगा क्योंकि अब ये दुनिया उसके लिए नहीं है। आखिरकार थॉमस ने उसकी बात मान ली और दोनों ने एक आखिरी बार एक दूसरे को चूम लिया। भले ही स्टॉर्मी की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसने फिर भी अपना प्यार थॉमस के लिए बयां किया और थॉमस ने भी कहा कि मैं तुम्हें फिर से ढूंढ लूंगा ताकि वो अपना हमेशा साथ रहने का वादा निभा सके। इस बात से खुश होकर स्टॉर्मी चली गई और उसकी आत्मा तितलियों में बदलकर